साथ मलूक नागर हैं, राष्ट्रीय महासचिव आरएलडी के, डॉक्टर अनुप्रिया यादव प्रवक्ता जेडीयू से, रोहित सिंह राष्ट्रीय संयोजक युवा चेतना, जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता, फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर राजकुमार राजन आरजेडी के प्रवक्ता। अखिलेश यादव जी ने विपक्ष के उस नैरेटिव को आगे बढ़ाया है जिसमें विपक्षी पार्टी के बड़े बड़े नेता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यह कह रहे थे कि नेपाल जैसा हाल भारत का भी ना हो जाए। फखरुल हसन मोदी विरोध में देश में आग लगाना चाहते हैं, नेपाल जैसा हाल करके हिंदुस्तान में सत्ता हासिल करना चाहते हैं। क्या यह भी जानते हैं कि नेपाल की हालत क्यों हुई और कैसे हुई? 10 मिनट से आप बोल रहे हैं। अब अगर आपका चैनल की स्टोरी, आपका भाजपा वाणी, भाजपा का प्रचार समाप्त हो गया हो तो हम जवाब दे दें। आपकी शुरुआत ही वहीं से होती है जहां से जनता आपको खत्म कर देती है। अरे भाई 10 मिनट से तो सुन ही रहे हैं। नफरत अगर बीजेपी से है ये तो आप बीजेपी से लड़िए। अगर आपको नफरत, अरे जाइए सड़क पे जाइए, सड़क पे जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी हैसियत क्या है। हसन चांद, आपकी हैसियत क्या है, सड़क पे जाइए। मेरी हैसियत को मत तौलिए सर। विपक्ष में बैठे हुए हैं आप लोग 2 बार से चैनल पे बैठ के। अरे भाई आपकी हैसियत, 2 बार से बैठे, चाहे 4 बार से बैठे। आपकी हैसियत मुझे पता है कि आप कभी भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में रहते हुए मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। नहीं, आपकी ये हैसियत है। हमारी हैसियत ना बचिए। क्यों? अरे छोड़, क्योंकि आपकी पार्टी परिवारवाद से चलती है सर। 12 में भी दिखाई, 24 में भी दिखाई। मुलायम सिंह का बेटा ही मुख्यमंत्री बन सकता है और अखिलेश यादव का बेटा ही मुख्यमंत्री, बेटी ही मुख्यमंत्री बन सकती है। फखरुल हसन को क्या कभी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर सकता है? बताइए, अपनी हैसियत दिखाइए, अपनी पार्टी की हैसियत दिखाइए। फखरुल हसन आ गए तुम सड़क पर। तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन है, भाजपा के तुम प्रवक्ता हो। आ गए भाजपा के अधिकृत प्रवक्ता हो। आ गए ना फखरुल हसन। अरे आ क्या गए? आप लोगों का यही चरित्र हो गया है। अरे आ तो गए, और इसी चरित्र की वजह से लोगों ने आपको नकार दिया है और सत्ता की भूख आप लोगों की ऐसी है फखरुल हसन। सुनिए, आईना देखिए आप। अरे देखो यार, और आईना आप देखिए फखरुल हसन जी, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए मेरी बात। भाजपा की वाणी, आप मेरी बात सुनिए। आपको अगर भाजपा की वाणी से दिक्कत है, भाजपा से लड़िए और जीत जाइए। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में हराइए, केंद्र में मोदी को हराइए, अरे सत्ता में आ जाइए, लेकिन देश तोड़ने की बात मत कीजिए। छोड़ो। अखिलेश यादव ने क्यों कहा कि भारत जैसी हालत नेपाल जैसी हालत भारत की भी हो सकती है? बताइए। अरे प्रचार तुम्हारा समाप्त हो गया। सवाल पर आइए, सवाल पर आइए। सुन लिया पूरे फखरुल हसन चांद, भाजपा के बड़े-बड़े मुझसे झगड़ा करने आए, मुझसे झगड़ के क्या सत्ता में आ जाएंगे? इतने क्यों बौखलाए हुए फखरुल भाई? फखरुल भाई इतने क्यों बौखलाए हुए हैं कि एंकर से लड़कर आप लोग सोच रहे हैं कि सत्ता में आ जाएंगे? आपके नंबर बढ़ के जवाब दे। अरे नंबर अखिलेश यादव ने क्यों कहा नेपाल से भारत की तुलना क्यों की और भारत से क्या नेपाल की तुलना हो भी सकती है? बताइए। हो गया। अरे भैया जवाब, सवाल 13 मिनट बोलते रहे आप। 13 मिनट आपका चैनल, 13 मिनट डिबेट शुरू होने के बाद। मेरा चैनल है, मेरा शो है, 13 मिनट बोले। मैंने आपको बुलाया है, मैं सवाल करूंगा, जवाब दीजिए। मैं 13 मिनट बोलूं या 23 मिनट बोलूं या 30 मिनट बोलूं? कर रहे हो? मैंने आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। बोलो। अरे तो बोलो। नहीं बुलाओ मत, या तुम्हारे सुनने के लिए नहीं बुलाया। अखिलेश यादव ने सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। तुम तड़ा करके मत बोलिए। अगर तुमने बुलाया है मुझे यहाँ सुनाने के लिए, तुम करके मत बोलिए फखरुल हसन। मुझे तुम्हारी डिबेट में नहीं बैठना है। तुम तड़ा करके मत बोलिए, भाग जाइए। पता है मुझे, पता है ना अखिलेश यादव को डिफेंड करना आज मुश्किल है आपके लिए फखरुल हसन। ये देखिए, आप अगर जवाब दे सकते हैं, आप में हिम्मत है तो जवाब दीजिए। भाषा पहले सही। फखरुल हसन जवाब दे सकते हैं तो जवाब दीजिए, हिम्मत है तो। इसको काटो, फ्रेम काटो। ये देखिए, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तुम तड़ाक से शुरू करते हैं डिबेट, इनके पास जवाब नहीं है। अब ये डिबेट छोड़कर भाग रहे हैं। क्या हो गया फखरुल हसन जी? हेलो फखरुल भाई, क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं भाई? सवाल से भाग रहे हैं। आज आपके पास जवाब नहीं है फखरुल हसन जी। पब्लिक आपको देख रही है, सुन रही है, आपको पता है कि आप सवाल से भाग रहे हैं। फखरुल हसन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज अखिलेश यादव के बयान को डिफेंड नहीं कर पा रहे। समाजवादी पार्टी के यह प्रवक्ता है जो अपनी पार्टी के प्रमुख के बयान को डिफेंड नहीं कर पा रहे। और फखरुल हसन पहले
मेरे सवाल पर तुम तड़ाक पर आ जाते हैं। तो चलिए, आजकल तो इन लोगों की रिवायत बन गई है कि सवाल का जवाब नहीं है तो तुम तड़ाक कर लो। अब सवाल यह है कि अगर फखरुल हसन जैसे प्रवक्ता बैठकर अखिलेश यादव को और उनकी पार्टी को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, मलुक नागर जी, इतना मुश्किल हो रहा है, तो इनको भी समझ में आ रहा होगा कि अगर आग लगेगी तो घर इनका भी जलेगा और हिंदुस्तान नेपाल नहीं हो सकता। उसके बावजूद अगर देश में एक नैरेटिव को हवा देने की कोशिश लगातार हो रही है विपक्ष की तरफ से, मलुक नागर जी, तो क्या विपक्ष की यह बौखलाहट है? फखरुल हसन का कैमरा रहने दीजिए और दिखाते रहिए कि फखरुल हसन भाग गए। झा साहब देखिए दिखाते रहिए फ्रेम में कि फखरुल हसन आज समाजवादी पार्टी को डिफेंड नहीं कर पाए हैं, फखरुल हसन आज अखिलेश यादव के बयान को डिफेंड नहीं कर पाए हैं और कुर्सी छोड़कर भाग गए, मैदान छोड़कर फखरुल हसन भाग गए। और फखरुल हसन जैसा समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता अगर अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं कर पाता है तो आप जरा सोचिए कि इस बयान का असर देश भर में क्या होगा। अब बोलिए मलुक नागर जी आप। हाँ झा साहब, देखिए एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब बहुत छोटी बातें, छोटी पद हैं देश के सामने। मान लिया कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन पूरी तरह, उसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हार रही है, मान लिया वो बौखला गए हैं, मान लिया कि एनडीए झिल नहीं रहा है, मान लिया मोदी योगी झिल नहीं रहे हैं, तो वो उनकी खिलाफत करते 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 यहां तक पहुंच जाएंगे कि देश की खिलाफत करेंगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध होता है तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, देश के खिलाफ। अगर आसपास में कोई चीज दूसरे देश में घटना घटती है, कहते हैं भारत में ना हो जाए। अरे समझो क्यों हुई, क्योंकि 2004 से लेकर प्रोड्यूसर को बोलूंगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन जो डिबेट छोड़कर भाग गए हैं, उनके विंडो में लिख दीजिए कि सवाल का जवाब दिए बिना समाजवादी पार्टी के नेता छोड़कर चले गए डिबेट। उनके विंडो में लिख दीजिए कि अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं कर पाया। अब बोलिए मलुक नागर जी, एक और सवाल है मेरा। मलुक जी, सवाल यह भी है कि जिस मुद्दे पर ये भारत में नेपाल जैसी व्यवस्था या स्थिति चाहते हैं, इनको नहीं पता है कि नेपोकिड, परिवारवाद कौन कौन सी पार्टी में है? सब मुझे झा साहब प्लीज मुझे इजाजत दो अपनी बात रखने का। तो जो पड़ोस में जो देश को देख करके बोला ऐसी हमारे देश की घटना ना हो जाए, तो 2004 से 2014 तक के सरकार में मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि 2040 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर आएगी और हम 2025 में ही आ गए। अरे जिस देश में घटना घटी है उनकी अर्थव्यवस्था देखो पूरे वर्ल्ड में कहां है। और चाइना की बात क्यों नहीं करते, बराबर में चाइना है, वहां क्या हो रहा है। ऐसी गैर जिम्मेदार बयान जो देश के खिलाफ जाए, जो देश को सेकंड पर रखें, मेरे हिसाब से किसी भी राजनीतिक पार्टी को, और जो ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, जगदीश जी से पर्सनल लेवल पर हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, पर इस तरह के बयान देंगे तो कैसे लोग कंसीडर करेंगे? पार्लियामेंट से निकलेंगे, देश की इकोनॉमी डेड। अरे कांग्रेस ने इतना काम करा, 60 साल में इतनी इकोनॉमी बढ़ाई, कम से कम अपनी को तो डेड मत करो। और जो आज की तारीख में तुम देश के बारे में ऐसा सोच रहे हो, तो वर्ल्ड में क्या छवि जा रही है? क्या बिल्कुल मान चुके कि अब कोई भी रास्ता तुम्हारे सामने नहीं है, तुम किसी भी प्रदेश और किसी भी प्रदेश में और देश में कभी वापस आने के ही नहीं हो। देश में ही आग लगवाने को तैयार हो, देश में नेपाल जैसी स्थिति करने को तैयार हो। पर एक चीज समझ लो ध्यान से, देश के नेशनल टेलीविजन पे बोल रहा हूं, अगर तुम लोगों ने कुछ इस तरह के लोगों को भड़काने की कोशिश करी तो सामने बहुत बड़ा समूह तुम्हारे से 3 गुना इकट्ठा खड़ा है, जो तुम्हें वहीं पकड़ के, वहीं रोक के, वहीं बंद करके घरों में उल्टे बंद कर दिए जाओगे। क्या बोलने जा रहे हो? देश के कुछ है ही नहीं, संविधान कुछ है ही नहीं, जुडिशियरी कुछ है ही नहीं, कार्यपालिका कुछ है ही नहीं। क्या बोलो? सोच करके बोलो भाई। ठीक है मलुक, देश तरक्की करता देश है। और झा साहब 1 मिनट और ले रहा हूं, बस झा साहब 1 सेकंड ले रहा हूं। ये देश तरक्की करता हुआ देश है, और आज जो पूरे वर्ल्ड में टैरिफ मार पड़ने को है, उसका सामना करके और आज ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं कि वर्ल्ड में इतनी ताकत के साथ लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं।
यूएस भी मनु वापस भाई, आ गया, वहां के लोग, वहां का कोर्ट, मनु वहां भाई, हो गया की बस। संस्था, वहां के अर्थशास्त्री, ऐसी सिचुएशन आ रही है, उनसे भी नेगोशिएशन हो रही है। 40 देशों में अलग से हो गया, तो यहाँ देश फल मनु फूल रहा है, भाई, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। विद्या जी, रोको भाई को अब। मनु जी, आपकी बात फखरुल हसन चांद जी को मुझे लगता है अच्छी लगी, वो वापस आ गए हैं। फिर से एक बार स्वागत है फखरुल हसन चांद जी आपका डिबेट में, और मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि मेरे सवालों का आप जवाब देंगे। इस पैनल में जो भी लोग आपसे सवाल आज करना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी के बयान पर ही आज हमने डिबेट रखी है, तो आप जवाब देंगे। फखरुल भाई, आप पहली बार नहीं बैठे हैं। फखरुल भाई, आप पहली बार नहीं बैठे हैं, आप लगातार बैठते रहते भाई, हैं मैं भी बैठा हूं यार और आप भाई। जवाब भी देते हैं। मैं आ रहा हूं, नहीं भूला हूं आपको, आपको तो देश भी अभी नहीं भूला है ठीक से। जगदीश भाई रुक जाइए, आ रहा हूं आपके पास। आपका सवाल परिवारवाद से था, मैं परिवारवाद से ही शुरू कर बोलिए। एक बार फखरुल हसन का पक्ष आने दीजिए। जगदीश जी, आ रहा हूं आपके पास। उसी के बाद शुरू करते हैं। आपने परिवारवाद को लेके विपक्षी दलों पे बड़ी बातें कही जी। अभी 15 अगस्त को एक तस्वीर सामने आई कि किस तरह से एक केंद्रीय मंत्री के पुत्र वो किसकी सलामी ले रहे थे, सबने देखा। एक पत्र जारी हुआ, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, उनके पुत्र के लिए कि मंत्री पुत्र जाएंगे, बाकायदा प्रोटोकॉल जारी हुआ। ये जो आपने बताया कि परिवारवाद की पार्टियां हैं, ये परिवारवाद कहां नहीं है? भाजपा में नहीं है क्या? और जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, वो मैच क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब है क्या आपके पास, या भाजपा के पास जवाब है क्या? इंडिया पाकिस्तान का मैच क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि वहां पे जय शाह जी मौजूद हैं। जन भावना से कोई लेना देना नहीं है, देश के लोग क्या सोचते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। उसमें राजीव शुक्ला भी है बीसीसीआई में। मैं थोड़ा सा आपको, भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए सिर्फ फखरुल भाई बीच में आपको टोक के बोल रहा हूं कि वहां पे राजीव शुक्ला भी है। जो भी देश की जन भावना के विरुद्ध काम कर रहे हो, राजू शुक्ला हो या जय शाह हो, देश कभी उनको माफ नहीं करेगा। आप इंडिया पाकिस्तान का मैच कराइए, भाजपाई देखे, हम तो उसका बहिष्कार करेंगे। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, दूसरी तरफ हम मैच खेलते हैं, मैच देखते हैं, व्यापार बंद करते हैं, लेकिन मैच खेलते हैं। तो मैच क्यों हो रहा है? एक चीज बताइए, ठीक है, एक सेकंड, मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं फखरुल हसन चांद जी, मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं कि जो भी स्थिति इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में है, आप चाहते हैं, ये आपकी भावना है, ये अच्छी बात है, आप चाहते नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी ऐसी बात हो जो इस वक्त देश या आप लोग या हमारी भावना के हिसाब से नहीं है। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था आपसे कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देश में नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे, और वो बता रहे हैं कि भाई देश में नेपाल जैसे हालात क्यों हो सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि देश में नेपाल जैसे हालात कैसे हो सकते हैं, मुझे जरा बताइए। आज जरा तथ्यों पर बात करते हैं फखरुल हसन चांद जी आपसे। इकोनॉमी, एक मैं सवाल कर देता हूं, उसके बाद जवाब दीजिए तथ्यों के हिसाब से। चांद भाई तथ्यों के हिसाब से ऐसे डिबेट करेंगे, मजा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए, इकोनॉमी के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देश में इस वक्त जो हम देख रहे हैं हालात हैं, कहीं से हालात ऐसे नहीं लग रहे हैं कि नेपाल जैसे हालात हैं, उस हिसाब से हम देख लीजिए। हमारा इतना विशाल देश है, क्या यहां पर ऐसी स्थिति हो सकती है? हमारे यहां परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, और मैं इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया कि वहां पर परिवाद और नेपो किड को लेकर यह सारा बवाल मचा था, भ्रष्टाचार को लेकर बवाल मचा था। अभी तक बीजेपी की सरकार पर, जैसे यूपीए सरकार पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, अभी तक एक भी ऐसा बड़ा कोई मामला सामने नहीं आया जिसमें आप लोग सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ इतना बड़ा मुहिम या इतना बड़ा आंदोलन चला सकें। तो फिर किस आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि नेपाल जैसे हालात हिंदुस्तान में हो जाएंगे? देखिए, पहली बात तो भ्रष्टाचार के तो बहुत आरोप हैं। कल तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के एक विधायक ने खुद कहा कि हम 10% कमीशन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पहले कह चुके हैं थाने से लेकर तहसील तक भ्रष्टाचार है। हमें कहने की जरूरत नहीं है। एक केंद्रीय मंत्री पे उनके पुत्रों को कैसे लाभ पहुंचाने के आरोप लगे, उनकी जांच हो, हमें उस पर भी कुछ नहीं कहना। सवाल ये नहीं है, सवाल ये आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस बात को कहा, ये देश गांधी जी का है, ये देश बाबा साहब का, ये देश लोहिया जी का है, ये देश श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का है, ये देश जेपी जी का है। जेपी आंदोलन हुआ था, लोग सड़क पे आए थे,
तो यहाँ लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक तरह से अगर कोई अपनी बात को कहना चाहेगा, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, किसानों की आय दुगनी करने का सपना दिखाने वाले लोग अगर झूठ बोलेंगे, अगर वोट की चोरी होगी, वोटर्स के नाम काटे जाएंगे, वोटर्स के नाम जोड़े जाएंगे, तो सवाल यह है कि जो नौजवान है उनमें गुस्सा है सरकार के खिलाफ। लेकिन हमने कभी यह नहीं कहा कि अराजकता का कभी कोई समर्थन है। लोकतांत्रिक तरह से देश में जनता ने समय समय पे आंदोलन किया है, चाहे वो जेपी आंदोलन रहा हो या आपने जिस सरकार की बात की, यूपीए सरकार की बात की। जब आपकी पार्टी, आपके नेता या देश की किसी मैं भी अपनी 10 पार्टी सेकंड में बात पूरी कर दूं, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में, बोलिए, 10 सेकंड में बोलिए, 10 सेकंड में, मैं 10 सेकंड में। और उससे पहले जब अन्ना हजारे आंदोलन चला था तब भी लोग सड़क पे उतरे थे, पूरे देश से लोग दिल्ली में गए थे, तब भी लोग सड़क पे उतरे थे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसलिए इस बात को यह कहना कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ऐसी कोई बात कही है कि अराजकता फैला दी जाए, संसद जला दी जाए, न्यायपालिका जला दी, ऐसा कुछ नहीं कहा है। इस बात को कहा है कि देश एक लोकतांत्रिक देश है, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। सारे आंदोलन हुए हैं, कभी भी नेपाल जैसे हालात नहीं हुए हैं। आज सवाल इसलिए है आपसे, मैं आ रहा हूं अनुप्रिया जी, आप उंगली उठाइए क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा आ गया है, इसलिए अनुप्रिया जी की उंगली उठ गई है। मैं आ रहा हूं अनुप्रिया जी, लेकिन अखिलेश यादव या विपक्ष का कोई भी नेता अगर यह कह रहा है कि नेपाल जैसी स्थिति हिंदुस्तान में हो सकती है, तो इसका मतलब यह है कि वो देख रहे हैं वहां पर जो आग लगी हुई है, उसी तरह की कल्पना वो हिंदुस्तान में भी कर रहे हैं। इसीलिए आज आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है। जगदीश शर्मा जी के पास मैं जाऊं, लेकिन उससे पहले अनुप्रिया यादव आप कुछ कहना चाह रही है, बोलिए। विद्यानाथ जी, मुझे बहुत अफसोस है कि आज विपक्ष इस तरह की बातें कर रही है, क्योंकि विपक्ष और पूरा देश और पक्ष भी इस देश को जानता है और इस देश की कुर्बानी को याद करता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किस तरह से पूरे विश्व में बताया कि विरोध के लिए हिंसा नहीं, हिंसा की जरूरत नहीं, अहिंसा की जरूरत है। और बगल के देशों में जिस तरह का हम लोगों ने देश नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा, कल्पना कीजिए कि हमारी आजादी कितनी कड़ी लड़ाई लड़के हमारे देश के पूर्वजों ने हमारी आजादी को बनाया। और उस आजादी में जब एक समय था जब हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे और हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि लोग के पास ना घर था ना मकान था, और उस समय सरकार के लिए एक बड़ा एजेंडा था कि लोगों के पास में सड़क, कपड़ा और मकान दे सके। और इस पर कई तरह की फिल्म बनी है, कई तरह के आंदोलन हुए, कई तरह के लोगों ने जागरूकता अभियान चलाया, और आज देश जो है पूरे विश्व में 5वें नंबर के स्थान पे है। तो ये देश के तमाम लोगों के मेहनत के कारण है। और आज अगर किसी भी विरोध की बात करते हैं तो विरोध का अर्थ क्या कहता है कि जिस जनता की गहरी कमाई से पूरा देश आज खड़ा है, देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, उसको जला दिया जाए तो नुकसान किसका होगा? इस देश का नुकसान होगा, किसी नेता का नुकसान नहीं होगा, किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं होगा, देश के हर एक व्यक्ति का नुकसान होगा। और यहाँ बैठ करके जेपी और लोहिया के आंदोलन की बात करते हैं। जेपी जी के आंदोलन में क्या हुआ था? देश जला था क्या? किसी के घर जला दिए गए थे, संसद भवन जला दिया गया था। अरे ये देश, याद रखिए, जिसने भी अपने शब्दों में देश जलाने की बात कही है, कान खोल के सुन लीजिए। यह देश कई लोगों के बलिदान से आज भारत इतना महान बन पाया है कि हमने, सुनिए पहले, अरे फारूक जी, हम आपको नहीं बोल रहे, कान खोल लिया कीजिए, हम आपको नहीं बोल रहे, और आपने बुरा कीजिए, आपने देश जलाने की बात की है, समाज चाहती है क्या? परिवार की राजनीति करने वाले लोग यहाँ बैठ कर बताएंगे देश को, देश को बताएंगे आप क्या बताना चाह रहे हैं? क्या आप वोट चोरी की बात करते हैं? आप वोट चोरी की बात करते हैं? आपने 29 पाई है क्या? वोट चोरी के माध्यम से पाई है? क्या बोलते हैं फारूक जी? लगातार हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, बलात्कार हो रही है, जवाब दीजिए। शर्म कीजिए। और इसी हत्या के कारण उत्तर प्रदेश में सत्ता की सरकार उठा के फेंक दी गई है। इसी अपराध के कारण आपकी सत्ता बाहर है। क्या बात करते हैं? बेशर्मी से यहाँ आप बात अपनी बात कहते हैं। एनसीआर भी आप अपनी चिंता कीजिए, अपनी चिंता कीजिए, अपनी चिंता। अरे अपराध दिख रहा है, अपराध दिख रहा है, अपराधियों को तो टिकट देते हैं, अरे अपराधियों को तो टिकट देते हैं, अपराधियों को तो नेता बनाते हैं। शर्म आता है आपको? परिवार और अपराध, यही आपकी यूएसपी है। आप सब लोग अपनी अपनी चिंता कीजिए, विद्यानाथ जी, आप सब लोग अपनी अपनी चिंता कीजिए, बस देश की चिंता कोई नहीं कर। अरे फारूक जी, क्या बात है? एक एक करके रुक जाइए। नहीं विद्यानाथ, 10 सेकंड में आप कंप्लीट कीजिए। मैंने किसको कहा? मैंने तो लोगों को कहा ना
कि जो देश विरोधी नीति से चलते हैं और बात बोलते हैं, तो चांद जी को इतना बुरा क्यों लग गया? क्यों उनको लग रहा है कि मैं इनकी बात कर रही हूँ? क्यों इनको लग रहा है कि इनके नेता का पोल खुल रहा है? अरे बताइए, वोट चोरी की बात करते हैं, ये आपको आपने चुना, जेपी आंदोलन को जोड़ा, जेपी आंदोलन में देश जला था क्या? सत्ता में अरे जेपी आंदोलन में देश जला था क्या? चलो ठीक है, आदरणीय जेपी जी, बाकी मेहमान बचे हुए हैं, बाकी मेहमान बचे हुए हैं, उनके पास नहीं जा पाया। अरे जगदीश शर्मा जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, बहुत देर से जगदीश शर्मा जी बोलना चाह रहे हैं। आज मुझे लग रहा है जगदीश शर्मा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सबको एक साथ डिफेंड कर पाएंगे। जगदीश शर्मा जी, अनुप्रिया जी रुक जाइए मैम प्लीज। लोग की पार्टी जलेगी, अनुप्रिया देश जी। नहीं जलेगा, देखिए, आपकी पार्टी जलेगी, याद रखिएगा। विद्यानाथ झा जी, हाँ, कल से लोग नेशनल मुझे फोन कॉन्फ्रेंस कर रहे और हैं, पूछ रहे उद्धव हैं गुट की पार्टी, कि हमें ये बताओ शर्मा जी, उनको भी आपको आज डिफेंड करना है। जगदीश शर्मा जी एक साथ सबको कल कीजिए। से लोग फोन कर करके पूछ रहे हैं, सुन ले भाई, कल से लोग पूछ रहे हैं कि जगदीश शर्मा जी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, बंद होगा। मैंने भाई रुक जाओ, कल डिबेट में भाजपा से पूछूंगा। भाजपा वाले आज आपने बैठाया नहीं, तो दूसरे नंबर पर आप आते हैं। एंकर साहब से पूछूंगा तो एंकर साहब आप दिल्ली में रहते हैं, ये जो ऑपरेशन, आप दिल्ली में रहते हैं जगदीश जी, आपको भाजपा से पूछने के लिए डिबेट में बैठने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में रहता हूँ। आप दिल्ली में रहते हैं, या तो बीजेपी दफ्तर चले जाते, बताइए भाई, या बताइए, तो आपके बीजेपी माध्यम से दफ्तर चले पूछूंगा जाते, भाई। नहीं तो अभी मैं राहुल अगली बात गांधी से करूंगा प्रेस तो आप कॉन्फ्रेंस चुप करवा रहेंगे। लेते। अभी मैं और अगली राहुल बात गांधी अगर करूंगा प्रेस तो आप कॉन्फ्रेंस चुप करने के लिए बताएंगे। तैयार नहीं थे तो अपने अभी किसी मैं दूसरे अगली नेता बात से प्रेस पूछूंगा कॉन्फ्रेंस तो करवा आप लेते। मुद्दे पर ही जगदीश जी, पूछने लग वक्त जाया हो रहा है, जाएंगे वक्त जाया मत कीजिए, चलो, मुद्दे पर ही, ठीक है। मुद्दे पर ही। अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, हाँ। अभी चल रहा है। हाँ। अब दूसरी बात ये कि जैसा का बेटा तो क्रिकेट मैच खेल रहा है और हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। एक तरह दो चीज कैसे मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप लोग जो सीना पीट पीट कर ऐसे पिछले 5 दिन से उधर नेपाल में आग लगी, आग बुझी, सत्ता बदल गई, सब कुछ हो गया, आप लोगों की भूख नहीं मिट रही है, आप लोगों के सपने नहीं मर रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि इस देश में क्यों नहीं हो रहा है? क्यों सीना इतना पीट रहे हैं भाई? क्यों इतना सीना पीट रहे हैं? नेपाल में रोज आप लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आप लोग क्या देश को भड़का नहीं रहे? आप लोगों की वजह से अगर देश में लोग भड़क गए तो सोचिए क्या स्थिति होगी। जरा दिखाइए कि नेपाल में क्या क्या बर्बाद हो गया। भाई सुनिए, बस सुन भी लीजिए, भाजपा के प्रवक्ता मत बनिए, अब सुन लीजिए। आपके सुनिए जगदीश शर्मा सुन लीजिए ध्यान से, कान खोलकर सुनिए। मैं आपको अगर लगता है कि मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, आरएलडी का प्रवक्ता हूं, संघ का प्रवक्ता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे देश पर अगर आज आएगी, अगर मेरे देश से खिलवाड़ करने की कोशिश आप लोग करेंगे तो मैं खड़ा हूंगा आपके सामने और सवाल करूंगा। मेरे सवाल का जवाब देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो बताइए। जगदीश शर्मा जी फालतू की बातें मत कीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। आप मुझे बताइए कि देश में आग लगेगी तो राहुल गांधी का घर बचेगा, प्रियंका गांधी का घर बचेगा, सोनिया गांधी का घर बचेगा। पाकिस्तान को भारतीय लोग देश चाले भाई, आज उनके घर पे लगेगी जो देश लूट रहे हैं, जो देश तोड़ रहे हैं, जो देश बर्बाद कर रहे हैं, जरूर आग लगेगी उनके। भारतीय को मूर्ख नहीं है, नेपाली जनता को मूर्ख नहीं थी। देश लूटने वालों को, भ्रष्टाचार करने वालों को, परिवारवाद को थोड़ा थोड़ा कर मारिए। तो भाई मेरी प्रार्थना है, आप भाई मलूक नागर जी समझो, कांग्रेस के एजेंडे करेंगे, कांग्रेस ने देश नहीं लूटा। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग देश लूट रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, जो बुरी तरह से हाहाकार हो रहे हैं, बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, सारा काला धन भागे लाके पाकिस्तान में घुस के जवाब तो देने पड़ेंगे। मलूक नागर जी, घुस के मारेंगे, मलूक नागर जी, भाजपा से पूछ रहा हूँ क्रिकेट में चौके भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हो? और पाकिस्तान ये मेरे सवाल भाजपा से है या प्रवक्ता से है? देश का नाम ऊपर मलूक नागर जी, मेरे सवाल भाजपा से है, मोदी जी से, अमित शाह से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, या फिर एंकर से, विद्यानाथ झा जी से, जो देश को पर्दे के पीछे चले गए, उनको सामने लाओ। भाजपा है नहीं, नेपाल की आप अपना ब्लड प्रेशर हाई मत करो मलूक नागर भाई, ये सवाल आपसे नहीं है, आपके घर नहीं चलेंगे। अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो पक्का चलेंगे। तुम्हारी और भी श्रीलंका में चले, क्या बोल रहे हो, बांग्लादेश में चले, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में चले और नेपाल में चले। रट्टू तोता की तरह जो रोज बोलते हैं वो आज बोलना हो जाए तो जगदीश भाई बताइएगा, डिबेट में आगे बढ़ूंगा मैं।
भारत को मत जलाओ यार। जगदीश भाई, रत्तू टोटा की तरह जो रट के आए हैं वो बोलना हो जाए, कंप्लीट हो जाए तो बताइएगा। दिखाओ देश की ये इकोनॉमी मीडिया जो दिखा रही है, जगदीश शर्मा जी, भारत को मत दिखाओ। ये जो टेप रिकॉर्ड करके लाए, ये टेप आप जो टेप रिकॉर्ड करके लाए खत्म हो जाए तो बताइएगा। और ना आपकी सरकार के लोग रुकेंगे। मलूक जी 1 सेकंड रुकिएगा। नहीं चाहते हैं मलूक नागर, फिर भी आप इस तरह का माहौल मत मलूक बनाओ। नागर जी 1 सेकंड ये रुकिएगा। भारत हमने बनाया है, इनका टेप रिकॉर्डर जरा पहले हमें खत्म होने दीजिए। इसको बचाओ। और भाई मेरा टेप रिकॉर्ड नहीं, मेरे सवाल है आपसे, जवाब नहीं दे पा रहे हो आप, बता दिए। मैं पार्टी का नेता हूं। ये जो युद्ध था ऑपरेशन कांग्रेस पार्टी का नेता मैं हूं। चल रहा है भाई अरे आप बोलते हैं टीवी में। पार्टी के नेता आप आप बोलते हैं हैं। टीवी में राहुल गांधी ऑपरेशन दिन रात सिंदूर चल बयान रहा है। दे रहे हैं। आप पार्टी के दो तीन प्रवक्ता मीडिया बनकर आप बोलती है। बैठे हुए हैं। पार्टी का पक्ष आप रख रहे ऑपरेशन हैं। सिंदूर चल रहा है। आपको सवाल का कैसा जवाब देना क्रिकेट खेल रहे है। हैं। आप लोग कंफ्यूज हैं करोड़ों रुपए का क्या? गमन कर रहे हैं। जगदीश शर्मा जी कंफ्यूज हैं क्या है देश में कि आप लोग जो सवाल का कंगाल जवाब बना देने के लिए रहे हो बैठे हैं कि देश को, सवाल करने के लिए बैठे जो हैं हमारे देश से? देश की आत्मा को मार रहे जगदीश जी हो, कंफ्यूज मत छली रहिए छली कर रहे हो। और पार्टी को भी बोलिए जो कंफ्यूज हमारे नहीं रहने देश के के लोगों के लिए। साथ आप लोगों खेल की रहे हो। जवाबदेही है इस देश के प्रति, लोगों की बात करो, क्योंकि जनता आप की लोग बात करो। संसद में बैठे क्यों नहीं हैं, आप लोग सरकार में क्यों बैठे नहीं हैं, आप लोग चैनल पे प्रदेश में बैठे बीजेपी का हैं। प्रवक्ता आप है? लोगों को जवाब देना होगा। आपके चैनल पे आप लोगों को बीजेपी सवाल क्यों नहीं आ रही है? करना है। सवाल आपके चैनल सत्ता पे से बीजेपी कीजिए। क्यों नहीं आ रही है? नहीं देंगे आपके शो जो में मेरे कल भी नहीं अगर थी, आपका परसों भी टेप नहीं थी और रिकॉर्डर आज भी नहीं खत्म हो है। गया जगदीश शर्मा, आप भी बीजेपी आप के मुझे प्रवक्ता हैं, सर तो सुनिए, सुनना बोल लीजिए पड़ेगा जो आपको। बोलना है आपको। आप जिस स्तर तक आपके जाना चैनल चाहते पे हैं आप बीजेपी लोग वाले रोज क्यों अपना नहीं आ स्तर रहे दिखा हैं? रहे हैं आजकल, क्योंकि आपके पास सवाल का जवाब नहीं होता है। अरे जगदीश सतर शर्मा कुछ जी, नहीं है, सतर तो देश आपके बचाने पास का है। सवाल का जवाब है, दीजिए, मेरा नेता नहीं तो राहुल मैं आगे गांधी बढ़ूंगा। कह रहा है, मेरे 2 वोट मेहमान चोरी इंतजार हो रही कर रहे हैं, वक्त खराब मत चोरों कीजिए। की सरकार है। मलूक नागर जी 20 सेकंड में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। जगदीश शर्मा जी की आवाज को कम कर दीजिए। इनका विरोध तो करने दो। ठीक है, ओके। आपका टेप रिकॉर्डर आज जी। यहाँ खत्म होता है, सीधी कल के लिए बचा के देखिए, रखिए, जगदीश जी। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। जो लोग क्रिकेट के लिए कह रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को अगर ध्यान में रखें और क्रिकेट की अगर बात आती है तो 26/11 में जो बंबई सर, में मैं इन्होंने एक बात कराया बता देता हूं, मलूक वो जी, हम नहीं करा। मलूक नागर पिछले जी, दिनों जो सुनिए ना, बात सुनिए हुई, ना सर, पाकिस्तान सर, को घुस के मैं मारा, आज आर्थिक तौर पे मलूक चौथे सर, नंबर पे मलूक आए। नागर जी, और सर, एक क्रिकेट सेकंड। में भी पाकिस्तान एक को सेकंड ठोक के मलूक सर, मारेंगे। मलूक नागर जी, कल इस पर बहुत बात हो चुकी है, सब बात हो चुकी है। और क्रिकेट पर एक चीज देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि अब ये जब क्रिकेट मैच होगा ना तो आजकल कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टीवी खोलकर ये लोग बैठ जाएं जो क्रिकेट का विरोध कर रहे हैं और देख लेंगे कि देश में कितने लोग उसको देख रहे हैं और नहीं देख रहे हैं। देश को तय कर लेने दीजिए ना। क्यों? नहीं देखते ऐसे गंदे लोगों का मैं। जिस मुद्दे पर देश को तय करना है उसमें आप लोग खुद जा रहे हैं, जिसमें आपको तय करना है उसमें कह रहे हैं कि सवाल का जवाब दे दीजिए। मलूक जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर नेपाल जैसी स्थिति इस देश में कुछ लोग चाह रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि उनको नहीं पता कि देश क्या है या जानबूझकर उकसा रहे हैं वो लोगों को? मलूक जी, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। देश की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे है, जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2040 तक कहा था। देश संपन्न है, सब खाने कमाने पे लगे हैं और लगातार देश तरक्की कर रहा है। देश में लोग ठीक ठाक हैं। जो ये मोदी की, बीजेपी की, एनडीए की खिलाफत करते 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 देश की खिलाफत पहुंच रहे हैं, लोग इन्हें माफ नहीं करेंगे और चुनाव में इन्हें सबक सिखा देंगे। ठीक है, ओके। राजकुमार जी, धन्यवाद पहले तो आपका। राजकुमार जी, आप बहुत देर से पेशेंटली सुन रहे थे, आपने बहुत संयम दिखाया। अब आप अपनी बात रोकिए, बोलिए सर, मैं आपको बिल्कुल नहीं टोकूंगा। विद्यानाथ जी, देखिए, अभी बिहार के रूलिंग पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता ने सत्य और अहिंसा की बात की। इनको शोभा नहीं देता ये बात कहते हुए, क्योंकि अभी वर्तमान समय में 2-3 दिन पहले जो बीपीएससी के छात्र थे, एसटीयूटी का और बीपीएससी टीआरई का, वो छात्र लोकतांत्रिक प्रणाली के द्वारा विरोध दर्ज कर रहे थे अपना, और बिहार की सरकार ने जिस तरह से उसे मारा पीटा, माथे से खून बहा, हाथ उसके उंगली तोड़ दिए गए, तमाम तरह के उपद्रवियों के तरह उसे जिस तरह से पीटा, यह लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है। यह ध्यान रखना चाहिए कि नेपाल में युवा वर्ग के कारण ही इतनी बड़ी क्रांति हुई थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सत्ता में बैठे लोग इतने तानाशाह हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्य क्या है, और सत्ताधारी पार्टियां उन उपद्रवियों के साथ ऐसा व्यवहार करती है कि जैसे वह देश बिहार का नागरिक नहीं हो। बहरहाल
हमारे माननीय तेजस्वी जी ने, विपक्ष के लीडर, उन्होंने कहा कि नेपाल के नजदीक है बिहार, चुनाव आयोग को बता रहा हूं, ये समझिए बिहार क्रांतिकारी भूमि रही है, संपूर्ण क्रांति वहीं से हुई थी, युवा वर्ग ने ही क्रांति किया था। और बिहार की एक और जनसंख्या की जान लेना चाहिए, देश का सबसे युवा प्रदेश बिहार है। 58%, 58% आबादी जो है 18 से 25 साल आयु वर्ग का है। ऐसे आयु वर्ग के प्रति जो वोट अधिकार का यात्रा जो प्रारंभ हुआ था, वह उन्हीं मूल्यों की रक्षा के लिए था जो संविधान ने अधिकार दिया, नहीं चाह रहा जो था, लोकतंत्र का स्तंभ होता है। चुनाव आयोग के द्वारा तमाम उसके अधिकारों पर खारिज किया जा रहा था, मताधिकार का प्रयोग से उसे वंचित किया जा रहा था। रोकना नहीं चाहा क्योंकि मैं सबसे लास्ट में आखिरी वक्त में आपके पास आया। बिहार में जो जन आंदोलन आप ये कह रहे हैं, आप नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हैं। बिहार में घर घर से लोग निकल, डॉक्टर साहब, मैं आपको इसलिए नहीं रोक रहा था बीच में क्योंकि मैं आखिरी वक्त में आपके पास आया, मैं चाहता था कि पूरा वक्त आप लें। आप नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, ये प्रदर्शन में लाठी चार्ज हो गया तो आप कह रहे हैं कि नैतिक मूल्य, और क्या हो गया है बिहार में? बिहार में तब सब ठीक चल रहा था, जब किडनैपिंग हो रही थी, जब वसूली हो रही थी, जब मर्डर हो रहा था, जब एक जाति के लोग दूसरी जाति को मार रहे थे, तब बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा था राजकुमार राजन जी। और आज आप कह रहे हैं कि नेपाल जैसी स्थिति हो गई है क्योंकि युवा उबल रहा है। उस वक्त बिहार का उबाल आप लोग नहीं देख रहे होंगे, वो याद नहीं है, भूल गए। यही तो कह रहे हैं कि 85 केंद्रीय विद्यालय देश में स्थापित हुए, 28 नवोदय विद्यालय, और युवा प्रदेश है बिहार, वहां एक नवोदय विद्यालय है ना केंद्रीय विद्यालय। तो लालू यादव से कभी सवाल पूछिए ना, व्यवहार क्यों हो रहा है? प्रवक्ता साहब, ये डॉक्टर साहब, कभी हिम्मत दिखाइए और एक बार जरा बैठिए तेजस्वी जी और लालू यादव जी के साथ। मैं कह रहा हूं कि आप आरजेडी के प्रवक्ता होंगे, लेकिन उससे पहले एक बिहारी और बिहार में रहने वाले व्यक्ति भी होंगे, पूछिए जरा जाके कि भैया बताइए ना तेजस्वी भैया, बिहार ने दिखा दिया कि काहे हुआ ये सब बिहार में? वह एक रोहित जी, आंदोलन था। ये बिहार में अगर किसी प्रदर्शन में लाठीचार्ज हो गया तो नेपाल जैसी स्थिति हो जाएगी क्या? झा जी, पहले इन सब लोगों का मीटर फीडर डाउन कराइए, ये सब लोग बौड़ा गया है। देखिए, इस देश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी की हिटलरशाही, तानाशाही, भय, भूख, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ देश के नौजवान, देश के नवीन गांधी लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में आगे आए थे। उनकी पाठशाला में एक विद्यार्थी के रूप में लालू यादव भी शामिल हुए थे, और लालू यादव ने भी नारा लगाया था, जयप्रकाश का है संदेश, युवक बचाओ अपना देश। और वही लालू यादव सत्ता की रबड़ी मलाई चखने के लिए, चाटने के लिए सोनिया गांधी के गोड़ में जाके लटक गए और कांग्रेस के परिवारवादी राजनीति को आगे बढ़ाया। जिस परिवारवाद के खिलाफ आज नेपाल एकजुट है, नेपाल के नौजवान एकजुट हैं, उसी परिवारवाद की वंश परंपरा को बढ़ाने का काम लालू यादव ने गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी का चारा चुराने के आरोप में जब जेल जा रहे थे 95-96 में, तो अपनी धर्म पत्नी आदरणीय राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। आज चले हैं राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के लोग विवेचना और प्रवचन करने। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी से बता दीजिए, आपने आखिरी में समय दिया है। एक मिनट। तेजस्वी यादव ने बिहार में प्रवचन दिया और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने प्रवचन दिया। ये दोनों कौन लोग हैं? ये दोनों राजवंशी परंपरा के प्रतीक हैं। इसीलिए इस डिबेट में शुरुआत में ही रोहित भाई, माफी चाहता हूं, आज वक्त इतना ही है, अगली बार